जी जनाब। पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। फिर मुझे ख्याल आया कि वो जो हमारा ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस का टाइम है डेली की क्लास में, हम क्वेश्चन उसी में डिस्कस किया करें, और जो हमारा क्लास का टाइम हो उसके अंदर हम जो है वो क्लास का यानी पढ़ाई किया करें। तो वो हमारा हिसाब किताब इस तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस जो है इंशाल्लाह वो करेंगे हम अपनी वेंसडे वाली क्लास में। और आज हम जरा कंपनी लॉ का जो पोर्शन है हमारा इसके अंदर ऑडिट के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का प्लान है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम उमर उमर, मतलब राजपूत साहब और उमर साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखो, आज मैंने स्क्रीन अपनी थोड़ी सी बड़ी की है, तुम लोगों को बड़ी नजर आ रही है? आई मीन स्क्रीन से मेरी मुराद है कि मेरी शक्ल, कैमरा। ओके है, ठीक है जी। उमर किसी दिन तुम इस्लामाबाद आओ ना, तो मैं मिलूंगी तुमसे और तुमसे कहूंगी कि इसी लैंग्वेज में मुझे बोल के दिखाओ जो तुम लिखते हो। अच्छा जी। मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारा चैप्टर 1 है, ये हमारा चैप्टर 1 दो हिस्सों में है। ठीक है, और इसका जो पहला हिस्सा है वो है हमारा रेगुलरली रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस। ठीक है, कि इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या है। इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि आपकी जो है वो क्या ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि ऑडिट में कौन कौन आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये तमाम चीजें हमने जो है वो अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ ली थी। अब है इस चैप्टर का पार्ट 2, विच इज माय फेवरेट पार्ट, कंपनी लॉ पोर्शन। आपको पता है विरासत में मिला है। ठीक है, अच्छा, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो बेसिकली है आपका, जिसके अंदर आपकी तमाम ये वाली अथॉरिटीज आ जाती हैं। आईफैक है, आपकी आइसबा है, और ये अथॉरिटीज आ जाती हैं कि जो आपके अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती हैं या ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हम जरा बहुत बात कर लेंगे, लेकिन मेन इसके जो हैं वो दो पोर्शन हैं। एक आपका कंपनी लॉ का पोर्शन है और एक आपका ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन है। इंट्रोडक्शन के पोर्शन के अंदर हमने थ्योरी या जो भी समझ लीजिए हमारा लेक्चर था वो हमने कर लिया। ठीक है, और अब इसके अंदर हमारी रह गई है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम करेंगे, किस दिन करेंगे राजपूत साहब? राजपूत साहब, राजपूत साहब फरमाइए। अच्छा, बाकी कोई फरमा दीजिए, कोई नॉन राजपूत साहब फरमा दीजिए कि प्रैक्टिस किस दिन करेंगे। राजपूत साहब मीटिंग से तशरीफ ले गए। जी जनाब, वेंसडे को करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस। वेंसडे को करेंगे 3 से लेके 3:30 तक। ठीक है, अच्छा, अब हम कंपनी लॉ के पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब देखो, ऑडिटर जो है हमने ये तो पढ़ लिया कि उसको कैसा होना है। हमने कहा ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना है। ठीक है, और हमने कहा कि ऑडिटर आएगा और आकर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जज करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची बनी हुई है या नहीं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सच्चाई दो चीजों पर डिपेंडेंट होती है। पहली चीज है ट्रू और दूसरी चीज है फेयर। उसके बाद फिर हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ लिया कि कौन सी होती है। उसके बाद हमने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में भी पढ़ लिया। और उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं और ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है। अब हम जरा कंपनी लॉ के पोर्शन की तरफ चलते हैं कि ऑडिटर आएगा कैसे पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कंपनी में। तो जी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आपके सामने आ रही है। ऑडिटर आपके दो तरह के होते हैं।
एक है आपका फर्स्ट ऑडिटर और उसके बाद है आपके सब्सीक्वेंट ऑडिटर। जो आपका फर्स्ट ऑडिटर है उसकी अपॉइंटमेंट होनी है विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अगर आपको याद हो तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन रखते हैं? वो जो आपके मिनिमम सब्सक्राइबर्स होते हैं। क्या यहाँ पे सारे लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है? जी, चलो नहीं भी पढ़ा हुआ तो देखो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने क्या पढ़ा हुआ है या क्या नहीं। मेरा तो फर्ज है कि मैं तुम्हें खुद से पढ़ाऊं, ठीक है। ओके, सो कंपनी लॉ क्या कहता है? कंपनी लॉ ये कहता है कि जैसे ही एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, जैसे ही एक कंपनी की पैदाइश होती है, कंपनी के जो मालिकान होते हैं शुरू वाले, उनको कहते हैं इनिशियल सब्सक्राइबर्स या मिनिमम सब्सक्राइबर्स या सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। कि वो लोग हैं कि जो थिंकर होते हैं, जो कंपनी का आइडिया जनरेट करने वाले होते हैं, जो सोचते हैं कि कंपनी बननी चाहिए। जब वो कंपनी बनाएंगे तो वो कुछ कागजात जमा करवाएंगे अपने बाप को जो कि रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो या मेरे बाप को, मतलब वो भी रजिस्ट्रार ही थे, ठीक है। सो वो कुछ कागजात जमा करवाएंगे और वो कागजात जो हैं वो आपके कहलाएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जिन लोगों के साइन होते हैं वो कहलाते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। बाद में जो लोग शेयर्स खरीदेंगे वो खरीदेंगे, लेकिन ये लोग हमेशा से फाउंडिंग मेंबर्स हमेशा रहेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को फाउंड किया, ये कंपनी के शुरू वाले शेयर होल्डर्स हैं। इन लोगों का क्या काम है कि ये लोग जैसे ही आएंगे वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। और ज्यादातर ये लोग अपने आप को ही कर लेते हैं कि जी हम ही तीन हैं शेयर होल्डर्स और हम ही तीन हो जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी। अच्छा, उसके बाद जैसे ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। तो पहले साल इस तरह से होता है, जो कंपनी का पहला साल होता है, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएंगे बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और फर्स्ट ऑडिटर की जो टर्म होती है वो होती है टिल फर्स्ट एजीएम। और फर्स्ट एजीएम जो होती है ये आपके सामने आ रही है, देख लीजिए। फर्स्ट एजीएम होती है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के पैदाइश के 16 महीने के अंदर अंदर आपको पहली एजीएम करवानी होगी। इसका मतलब है कि अगर फौरन ही से जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हुई और उसके अगले दिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गया और उसके अगले दिन अगर ऑडिटर आ गया तो ऑडिटर के पास 16 महीने होंगे अपनी पहली टर्म के अंदर। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हमें ये पता चल गया बेटे कि ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है साल के शुरू में। ऐसा नहीं होता कि साल खत्म हो गया है। लेट सपोज अगर आपको ऑडिट करवाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, तो ऐसा नहीं है कि आप दिसंबर 2018 में जाके सोचना शुरू करें कि हमने किसको ऑडिटर रखना है। नहीं, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो हो जानी चाहिए इस साल के शुरू में ही। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि जो पूरा साल गुजरेगा उस पूरे साल में हमारे पास एक ऑडिटर ऑलरेडी मौजूद होगा। वो तो जब जरूरत आएगी ईयर एंड खत्म होने के बाद तो ऑडिटर आ जाएगा ऑडिट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस वक्त जरूरत पड़ी तो हम उस टाइम पे ऑडिटर ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एक साल पहले की जाती है। हमेशा हमेशा फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है। और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, जो यानी जो सब्सीक्वेंट वाला होता है, उसके बारे में बात अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो पहला ऑडिटर होता है वो इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाएगा। और उसको कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो बेटे मैंने आपसे बात की है ना कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो साल के शुरू में ही हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस दफा का जो पेपर आया उस पेपर के अंदर इवन ये वाला पॉइंट आया और बहुत से बच्चे उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सके। वो ना ऐसा था कि सवाल के अंदर ये था कि जी अगर लॉ आपका ये कहता है कि अगर कोई पिछले 3 सालों में डायरेक्टर रहा है ना,
तो वो आपकी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, ठीक है। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने इस तरह से कैलकुलेट किया कि उन्होंने 3 साल गिने ईयर एंड से पीछे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि बच्चों ने 3 साल कैसे गिने? उनसे पूछा ना कि क्या ये बंदा ऑडिटर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बच्चों ने कैसे गिना? बच्चों ने गिना 18 से 17, 17 से 16, 16 से 15। बच्चों ने ऐसे 3 साल गिने, जबकि 3 साल ऐसे तो नहीं गिनने चाहिए थे। 3 साल तो ऐसे गिनने चाहिए थे, 3 साल ऐसे पूरे होने चाहिए थे आपके कि इस टाइम पर 3 साल का अरसा गुजर चुका हो जब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होनी है। आप तो ईयर एंड से 3 साल का अरसा गिन रहे हैं ना। तो ये गलती इस दफा पेपर के अंदर बच्चों ने की है, और बाद में बच्चों ने कहा कि जी मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि और 3 साल की जो एक्सपायरी है ना बेसिकली, कि जी बंदा जो है वो डायरेक्टर ना रहा हो पिछले 3 सालों में, यानी 3 साल का पीरियड लैप्स हो चुका हो, 3 साल का पीरियड एक्सपायर हो चुका हो। तो ये जो 3 साल की एक्सपायरी का पीरियड है, ये आपको गिनना चाहिए साल के शुरू होने से, क्योंकि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट तो साल के शुरू में हो जाती है। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ईयर एंड के आसपास नहीं होती, ऐसा नहीं। उमर म्यूट कीजिए। ये ऐसा उमर म्यूट कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी अभी कोई चीज खरीदनी है तो आपने कहा कि चलो जी अब अपना वेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इस दफा ये वाला सवाल टेस्ट हुआ था, तो मैं इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोगों को जरा इसको समझा दूं, और अभी दोबारा भी समझा दूंगी। ये वाला सवाल इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो ये बात हो गई। हमें पता चल गया कि जो आपका पहला ऑडिटर है, ये पहला ऑडिटर इन कॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अपॉइंट करेगा और इसकी टर्म होगी पहली एजीएम तक। जैसे ही पहली एजीएम हुई, क्योंकि आपको ये पता है कि एजीएम के अंदर 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? वही तो है कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, के जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने रखे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप इनको देखिए और आप इनको अप्रूव कर दीजिए। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ऑडिट होने के बाद एजीएम होती है। तो इसका ये मतलब है कि जब एक दफा ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया तो इसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसका काम खत्म होगा जब एजीएम कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑडिटर ने भी तो एजीएम अटेंड करनी होती है ना। तो ऑडिटर जो है वो एजीएम अटेंड करेगा और उस एजीएम को अटेंड करने के बाद ऑडिटर की टर्म खत्म हो जाएगी, और उसी एजीएम के अंदर नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी। हम कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। हम बात कर रहे हैं जी फर्स्ट ऑडिटर की। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की, मैसेज किया कि मैम हम जो है ना वो फोन पे क्लास ले रहे होते हैं तो हमें चैट बॉक्स में बार बार जाना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल बेटे, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके लिए आप अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। देखिए अब क्लास में ना हमारे बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट्स आ गए हैं। ऑब्वियसली वो शुरू के दिन थे जब मैंने माइक बिल्कुल अनम्यूटेड आपको अलाउ नहीं किया था, लेकिन अब तो ऑब्वियसली वही बच्चे हैं कि जो जिन्होंने सीरियसली सिर्फ पढ़ना है। तो आप अपना माइक ऑन करके भी जवाब दे सकते हैं अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको चैट में टाइप करना जो है वो मुश्किल लगता है, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फिर आप चैट में टाइप कर लीजिए। अच्छा जी, सो ये बात हो गई। अब हैं आपके जी सबसीक्वेंट ऑडिटर्स, यानी ये वो ऑडिटर्स हैं कि जो, हाँ जी उमर। अच्छा, अब आप बात कर लेते हैं सबसीक्वेंट ऑडिटर्स की। अब जो आपके सबसीक्वेंट ऑडिटर्स हैं उनका क्या होगा, यानी पहले साल के बाद आइंदा आने वाले हर साल में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के ये दो तरीके हो सकते हैं। होगी कहां पर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ये तो हमें जान लिया है हमने कि हमेशा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में ही होती है। याद है आपको एजीएम के 4 ऑर्डिनरी बिजनेस? पहला है कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तीसरा है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, और चौथा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होती तो जी एजीएम में ही है। सबसीक्वेंट ऑडिटर्स की, पहले ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में होगी, लेकिन आइंदा आने वाले ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट एजीएम में होगी।
ठीक है। सो अब अगर जी आमिश बिल्कुल सही, अब आइंदा आने वाले की अपॉइंटमेंट अगर एजीएम में होगी तो ये तो बात तय है, लेकिन दो तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करें कि उन्होंने किसको ऑडिटर रखना है, लेकिन रिकमेंडेशन किसी से पहले दो शराइत है। पहली शर्त ये है कि किसी भी ऑडिटर को रिकमेंड करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑडिटर के साथ तमाम मामला तय कर लें, उनका कॉन्सेंट ले लें कि जी इतने हद तक आपकी रिम्यूनरेशन हो सकती है। वैसे तो फाइनल रिम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स ने ही डिसाइड करनी है, लेकिन स्टिल आपकी जो है ना वो इतने तक की रिम्यूनरेशन हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा आप जो हैं वो कॉन्सेंट दे दीजिए अपना हमें रिटन में, और उसके बाद क्या करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कॉन्सेंट को और कौन सा ऑडिटर रखना है, उसके साथ क्या मामला तय हुए हैं, ये तमाम चीजें एजीएम के नोटिस के साथ अटैच करके मेंबर्स के घर भिजवा देंगे। एजीएम का नोटिस कितने दिन का होता है जी? 21 दिन का, ठीक है। सो 21 दिन का एजीएम का नोटिस होता है। एजीएम के नोटिस के साथ साथ ऑडिटर्स का कॉन्सेंट और कौन से ऑडिटर्स हैं उनके साथ हमारा क्या अरेंजमेंट है, ये तमाम चीजें भिजवा देनी लाजमी है। अब ऑडिटर का कॉन्सेंट क्यों जरूरी है? ऑडिटर का कॉन्सेंट बेटे इसलिए जरूरी है कि अगर बाद में, यानी आपने तो एजीएम बुला ली, ठीक है ना, एजीएम में आपने सारा डिस्कशन कर लिया, अब उसके बाद क्या हुआ कि जी सब सब लोगों ने मिलजुल के जिस ऑडिटर को डिसाइड किया, पता चला कि वो ऑडिटर तो कह रहा है मैंने तो करना ही नहीं है, ठीक है, आप लोग तो पैसे कम देते हैं, या आप लोग तो तंग करते हैं, या मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, और वॉट एवर। तो इसलिए ऑडिटर का कॉन्सेंट पहले ही से ले लें कि सबका टाइम वेस्ट इसके अंदर ना हो। उसके बाद फिर क्या होगा कि एजीएम के अंदर रेजोल्यूशन पास होगी और मेंबर जो हैं ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये कौन सी वाली रेजोल्यूशन होगी, ऑर्डिनरी या स्पेशल? जी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, जो कि आपको पता है कि 50% से ज्यादा वाली होती है, जिसको सिंपल मेजोरिटी भी कहते हैं, यानी 51%। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। एजीएम के जो चार एजेंडाज हैं, चारों एजेंडाज के ऊपर अमल जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। स्पेशल रेजोल्यूशन होती है 3/4 मेजोरिटी। अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करेंगे, और कौन से वाले मेंबर्स? क्या मुझे कोई बता सकता है कौन से मेंबर्स ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे? जी, members who are present in the meeting, members who are present in the meeting physically, by video link, by proxy और by postal ballot। इन चार तरीकों से जो भी मेंबर्स मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे वो मेंबर्स आपके कहलाएंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के हकदार, और उनके दरमियान जो वोटिंग होगी उस वोटिंग के तहत आपके ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होगी। कैसे? ऐसे मेंबर्स जो कि फिजिकली प्रेजेंट हों, ये कंपनी लॉ के कॉन्सेप्ट हैं और रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज आपसे मैंने वादा किया था कि आपने अगर पीछे का कोई पेपर नहीं भी पढ़ा हुआ तो आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। फिजिकली, बाय प्रॉक्सी, बाय पोस्टल बैलेट और बाय वीडियो लिंक। पता है ये चीजें कहाँ काम आएंगी आपको? ये चीजें वहां काम आएंगी जब सवाल बिला वजह में 7 नंबर का आ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा इसमें भरूं क्या मैं, तो ये चीजें वहां पे काम आएंगी आपकी, ठीक है। अच्छा, सो मेंबर्स जो है ना वो ऑडिटर्स को इस तरह से अपॉइंट कर लेंगे, और ऑडिटर्स की जो टर्म होगी, ऑडिटर्स की वो टर्म 1 साल तक चलेगी, यानी टिल नेक्स्ट एजीएम। क्या मैंने सही कहा 1 साल तक चलेगी? नहीं, मैंने बिल्कुल सही नहीं कहा। लाजमी नहीं है मैं हमेशा सही कहूं, कभी कभी मैं देख रही होती हूँ कि छुट्टी वाले दिन क्लास ले रहे हो, जाग रहे हो कि नहीं। मैंने सही नहीं कहा, क्यों? क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि एजीएम उसी डेट पर हो रही हो जिस डेट पे पिछले साल हुई थी। टाइम तो 120 दिन का होता है ना, तो 120 दिन में कभी भी करा लें,
एंड पे करा लें, शुरू में करा लें, बीच में करा लें, है कि नहीं? इस वजह से ऑडिटर की जो टर्म है, नहीं फाइनेंशियल ईयर भी नहीं उमर, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर भी नहीं, ऑन कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इसके अंदर डेट के अंदर गड़बड़ आ जाएगी तो परेशान हो जाओगे, इसीलिए सही कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, अदरवाइज बिला वजह गड़बड़ नहीं। आपका मतलब तो वही था, फिर आई कैप कहेगा मेरा मतलब भी वही था कि पुत्र आ जा फेर मिलांगे, तेनू तेनू बुनियादें समथिंग, मतलब समझ जाओ ना, तुम्हें बुनियादें पक्की करने की जरूरत है, ठीक है? मेरी पंजाबी थोड़ी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। नहीं ये ना समझना कि मैम कूल बन रही है, नहीं ऐसी बात नहीं है बेटे, ऑब्वियसली कराची से मेरा ताल्लुक है, तो आप समझ सकते हैं ना कि बचपन में ना कभी बोली है ना कभी सुनी है, लेकिन मुझे ना अच्छी बड़ी लगती है पंजाबी, ठीक है? तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ बोलने की। इट्स अ वेरी वेरी नाइस लैंग्वेज, वेरी स्वीट लैंग्वेज। अच्छा जी, सो क्या हुआ कि ऑडिटर्स जो हैं वो अगली एजीएम की कंक्लूजन पर रिटायर होंगे, यानी जब एजीएम हो जाएगी और अगला ऑडिटर आ जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने। ना तो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ऑडिटर रिटायर होता है, ना ही ऑडिटर जो है वो कैलेंडर ईयर के एंड पे होता है, ना ही ऑडिटर की टर्म 1 साल होती है, बल्कि ऑडिटर की टर्म क्या होती है? टिल नेक्स्ट एजीएम। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा जो तंग करते हैं और जो बिला वजह आपके नंबर कटवा देते हैं। हो सकता है उन्होंने आपसे डेट वेट पूछ ली होगी, जी इस डेट को आया था बताइए अब किस डेट को ऑडिटर रिटायर होगा, तो आप तो उसी डेट से अगर 1 साल बना लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए, या फिर आप ईयर एंड वाली डेट लिख देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपने टिल नेक्स्ट एजीएम वाला फॉर्मूला याद रखना है जी। कंपनी लॉ भी ऐसे ही तंग करता है आमिश, और इसी तरह से कंपनी लॉ भी पढ़ाती हूँ। उमर ने मुझसे क्रैश कोर्स लिया हुआ यहाँ पे, बाकी तो सारे ही बच्चे इस जो ऑडिट की क्लास में हैं वो नए बच्चे हैं, मेरे पुराने बच्चे नहीं हैं, लेकिन उमर ने जो है वो मेरा ख्याल में आई कैप का जो क्रैश कोर्स हुआ था राजपूत साहब ने, वो क्रैश कोर्स आई कैप का इन्होंने अटेंड किया था, जो उसके वीडियो लिंक के थ्रू में इन्होंने राजपूत साहब ने अटेंड किया था, या फिर फेसबुक के थ्रू अटेंड किया था मेरा ख्याल है। तो वहां पे भी बेटा डेट्स में इसी तरह ही पढ़वाती हूँ। अच्छा जी, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की और ऑडिटर आ गया। राजपूत साहब ने सवाल पूछा कि मैम एक वोट एक शेयर होता है क्या, यानी एक शेयर किसी का हो तो उसको एक वोट मिलता है इस मीटिंग में? नहीं, लाजमी नहीं है उमर, ये डिपेंड करता है आपका आर्टिकल्स क्या कहता है, डिपेंड करता है आपकी शेयर्स की क्लासेस कितनी हैं। हो सकता है कि आपका पर वोट पर शेयर होता हो सकता है आपके 2 वोट्स पर शेयर होते हो सकता है कि आपके 2 शेयर्स के ऊपर 1 वोट मिलता हो। तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकती, ये कंपनी के आर्टिकल्स और एसोसिएशन ही बताएंगे, ठीक है राजपूत साहब? अच्छा जी, तो पहला तरीका तो ये हो। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका ये है कि एटलीस्ट 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले, यहाँ पे वोटिंग पावर लफ्ज मिस हो गया, एटलीस्ट 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले शेयर होल्डर्स प्रोपोज कर सकते हैं किसी ऑडिटर को, लेकिन एटलीस्ट 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले, लेकिन उनको भी ऑडिटर का कॉन्सेंट लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो प्रपोज कर दें, फिर उस ऑडिटर के ऊपर मीटिंग हो जाए, मीटिंग हो गई, अच्छा जी वो आ गया, पता चला आते ही कहता है सॉरी बाय बाय, हमने वो सामने कैमरा लगाए, हमने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था, कैमरे में देख के हाथ हिला दे, तो फिर बेइज्जती हो जाएगी ना। तो इस वजह से इनको शेयर होल्डर्स को ये चाहिए कि ये कॉन्सेंट ले लें ऑडिटर का कि जी भाई साहब या बहन साहिबा आपने हमारे लिए काम करना है कि नहीं करना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा कि एजीएम से कम 7 दिन पहले इनको एक नोटिस भेजना होगा कंपनी को कि हम चाहते हैं फलाने ऑडिटर के बारे में भी बातचीत हो जाए, ठीक है? और कंपनी क्या करेगी? कंपनी बिल्कुल उनको ये मौका देगी कि वो इस ऑडिटर के बारे में भी बात करे। तो अब जब आपकी मीटिंग होगी, हो सकता है कि कंपनी ने अपना ऑडिटर पीछे हटा लिया हो, और हो सकता है कि दोनों के ऑडिटर्स हों, और जिससे भी ऑडिटर को ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसके बारे में भी रेजोल्यूशन ऑडिटर के बारे में पास हो जाएगी, वो वाला आपका ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हो जाएगा फ्रॉम द कंपनी। अब अगर इस सूरत में, यानी सिचुएशन नंबर 1 में बेटा या सिचुएशन नंबर 2 में, दोनों सिचुएशंस में एक ऑडिटर की नस्ल पैदा हो गई है जिसका नाम है रिटायरिंग ऑडिटर, एक ऑडिटर की काइंड है जिसका नाम है रिटायरिंग ऑडिटर, ऑब्वियसली ये ऑडिटर रिटायर हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उसी ऑडिटर को दोबारा से अपॉइंटमेंट का मौका दिया जाए, बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक नया ऑडिटर सामने लाया जा रहा हो। तो ये दोनों सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन वाले केस में भी और शेयर होल्डर्स की जो प्रपोजल है उसके केस में भी, कि उसी ऑडिटर को दोबारा रखा जा रहा हो या किसी नए ऑडिटर को रखा जा रहा हो।
बट ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का प्रपोजल ज्यादातर उसी सिचुएशन में आएगा कि जब वो रिटायरिंग ऑडिटर को चेंज करना चाह रहे हो, बिकॉज वो मे बी उससे सेटिस्फाइड नहीं है या वॉट एवर। अब जो भी रिटायरिंग ऑडिटर होगा, कंपनी उसको नोटिस देगी, ठीक है, और अपनी वेबसाइट पर भी उस नोटिस को जो है वो दिखाएगी कि फलाना ऑडिटर जो है वो प्रपोज किया है हमारे शेयर होल्डर्स ने। अच्छा, ऑडिटर जितनी दफा मर्जी है रीअपॉइंट हो जाए या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह, इसकी लिमिट है। बेटा इसका जवाब ना, अभी मैं इसके ऊपर एक डॉट लगा रही हूँ आमिश, इसका जवाब ना बेटे कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है मेरा बच्चा? ओके। सो आपका जो है वो लेकिन आमिश पूछ जरूर लेना, वैसे मैं वहां पर बताऊंगी भी इंशाल्लाह, लेकिन आप भी जरा याद रखना। रिटायरिंग ऑडिटर को नोटिस चला जाता है, ठीक है, और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी वो नोटिस चढ़ा दिया जाता है कि जिससे ये पता चल जाए कि कौन सा ऑडिटर है जो रिटायर हो रहा है और उसकी जगह हम किसको लाने का सोच। रिटायरिंग ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर दे सके कंपनी को एटलीस्ट 2 days बिफोर द जनरल मीटिंग, जिसके अंदर आपके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है। ज्यादातर तो एजीएम में ही होती है, लेकिन किसी वजह से एजीएम में नहीं हो सकी तो फिर आपको ऑब्वियसली ईओजीएम बुलानी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर जनरल मीटिंग का लफ्ज लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर होता है, इसके पास ये हक होता है कि वो अपनी एक बात लिखकर कंपनी को दे दे एजीएम से 2 दिन पहले, और एजीएम के अंदर वो वाली बात जो भी वो इजहार ख्याल करना चाहता है वो एजीएम के अंदर इसको मौका मिले कि ये उसको रीड आउट कर सके। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैनेजमेंट जो है वो बदमाशी में इसको निकालना चाह रही हो ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर मैंने आया ही इसलिए है कि वो तो मैनेजमेंट की गलतियां निकालता है। तो हो सकता है कि ऑडिटर्स ने जान के कहा हो कि ठीक है जी, इस साल हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने ऐसे कह दिया कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी इस साल हम आपके साथ इंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम एक नया ले आएंगे, तुम देखो फिर तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं, तुम्हारी तो अभी हम रोजी पे लात मारेंगे, ठीक है, तुम हमें बड़ा तंग करते हो, कहते हो जी मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ फला ढमका, ऐसी तैसी तुम्हारी, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि ऑडिटर को यहाँ पे तंग किया गया है, ऑडिटर को यहाँ पर इंटिमिडेट किया गया है, ऑडिटर को काम नहीं करने दिया गया और ऑडिटर को इसीलिए हटाया जा रहा है बिकॉज मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर ऑडिटर को शुबा था, और ऑडिटर ने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इस्तेमाल करते हुए इनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे जिसके इनके पास जवाब नहीं थे। तो उन्होंने ये सोचा अगले साल तो भाई इस ऑडिटर को दफा करो, ये बहुत सवाल पूछता है, ठीक है। आपने वो वाली मीम देखी है, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है? देखिए वो मीम एक इंडियन बच्चे की है। नहीं देखी आपने? अच्छा, मैं लिंक भेजूंगी आज ग्रुप में। वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखी है और पता नहीं, वैसे तो इतनी डिसरिस्पेक्टफुल थी लेकिन ना मुझे बहुत हंसी आई पढ़ के। वो मोहल्ले के अंकल नहीं होते जो हर बात में टांग अड़ाते हैं, तो ऐसे ही ना कोई अंकल थे, वो अपने वो बैठे हुए थे ना चबूतरे पे, लाइक चबूतरा मीन्स लाइक आउटसाइड हिज हाउस, कराची में इसको चबूतरा बोल कहते हैं, अभी पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे। आउटसाइड हिज हाउस ना, द गाय वाज सिटिंग, द ओल्ड मैन वाज सिटिंग, तो वो सामने से एक बच्ची जा रही थी और अंकल थे ना, तो उस बच्ची ने उनको सलाम नहीं किया ना, तो साथ में बच्ची का बाप भी था, तो उन अंकल ने उसको कहा बाप को कि तूने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाया तो वो कहती ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोल। I know it is a very very bad thing to laugh at, but I don't know why I really smiled because यार होते हैं ना सभी की जिंदगी में ऐसे कुछ अंकल जब हम लोग छोटे होते थे, ठीक है। अब ये ना कहना कि मैम एक बहुत बदतमीज इंसान है और डिसरिस्पेक्टफुल हमें बातें सिखा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट दिल की आवाज जब उस बच्ची ने कह दी ना, तो अच्छा जी। सो सो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप मुझे जज नहीं कर रहे, थैंक यू उमर साहब। हाँ जी, आमिर साहब अल्लाह अच्छे नंबर दे, वही वाले अंकल, जी 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 जी, सही फरमाया आपने बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ कि ये के ऑडिटर को जो है ना डायरेक्टर कहते हैं कि ये तो हमारे बीच में बहुत बोलता है, इसकी तो ऐसी तैसी कर देंगे, इसको तो अब हम निकाल देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो लॉ है वो राइट देता है ऑडिटर को कि उसको अगर निकाला जा रहा है तो वो ये पूछे कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है। वो आके कहे कि जी ऐसे ऐसे हुआ था और आपकी जो मैनेजमेंट है ये पक्की फ्रॉडी है, और इन्होंने जो है ना आपका पैसा सारा खा लिया है, और वट एवर इट इज, ठीक है, और ये इसीलिए मुझे निकाल रहे हैं बिकॉज मैं इनके मामलात में टांग अड़ाता हूँ और मैं इनकी गलतियां निकालता हूँ या निकालती हूँ। तो वो चाहे ना तो वो मीटिंग में खड़ा होकर ये वाली बातें बोल सकता है, उसको लॉ की तरफ से इजाजत। जी जनाब, यहाँ तक किसी का कोई सवाल?
आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका है सब्सीक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, वो ये तरीका है कि एसईसीपी ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। लेकिन एसईसीपी ऑडिटर को अपॉइंट किस तरह से कर सकती है? एसईसीपी ऑडिटर को अपॉइंट सिर्फ उस सूरत में कर सकती है अगर कंपनी नहीं कर पाई, अगर कंपनी 90 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर फर्स्ट ऑडिटर्स नहीं रख पाई, अगर कंपनी एजीएम के अंदर सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स नहीं रख पाई, अगर कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया और अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग है टू एक्ट एज ऑडिटर्स, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि ऑडिटर अनविलिंग हो जाए? यानी उसको अपॉइंट तो किया हुआ था, लेकिन जब ऑडिट करने का वक्त आया तो उसने कहा यार सॉरी, वो माफ कर दो यार। ठीक है, लास्ट ऑडिटर के रिव्यूज और पैसे कम मिल रहे ठीक है, ये सारी चीजें तो बिल्कुल हो सकती हैं जो आप लोगों ने लिखी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो इसके अंदर हो सकती है और वो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, वो है आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि जो भी ऑडिटर है उसको अपनी इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना होगा, और जो भी ऑडिटर है उसका कंपनी के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर को ये पता चलता है कि मेरे अब्बा के तो शेयर थे इस कंपनी में, या मेरे हस्बैंड की तो एम्प्लॉयमेंट होने वाली है इस कंपनी में, या मेरी बीवी की तो इस कंपनी में जो है वो डायरेक्टर रही है मेरी बीवी, तो कोई भी ऐसी चीज ऑडिटर को अगर अपॉइंटमेंट के बाद पता चल रही है विच इज नॉट अलाउड बाय कोड ऑफ एथिक्स, बिकॉज कोड ऑफ एथिक्स आईकैप का बहुत ज्यादा सख्त है, और कोड ऑफ एथिक्स हम सबको बीइंग मेंबर्स ऑफ आईकैप फॉलो करना है। वो मैं हूं ना आईकैप की मेंबर, तो जिसके नाम के आगे क्या लगता है? ये क्या लिखा हुआ है जी? क्या लगता है मेरे नाम के आगे? म्यूजिक। ठीक है, सो मेरे नाम के आगे लगता है एसीए, और एक दिन बहुत ही जल्द आपके नाम के आगे भी लगेगा, अगले 4, इंशाल्लाह, चलो 5, 4.5, 3.5 साल के आर्टिकल्स है ना, तो अभी ये वाले 6 महीने 4 हो गए, 4.5, इंशाल्लाह 4.5 सालों में राजपूत साहब एसीए, उमर साहब एसीए, आमिर साहब एसीए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो कोई भी ऐसी वजह हो गई बेटा कि जिसकी वजह से ऑडिटर जो है वो अनविलिंग है टू एक्ट एज ऑडिटर, तो इस टाइम पर अगर उसने माजरत कर ली है तो भी एसईसीपी का रोल होगा। तो पहली बात क्या, पहले ऑडिटर नहीं रख पाए, दूसरी बात क्या, सबसीक्वेंट ऑडिटर नहीं रख पाई कंपनी, और तीसरी बात क्या कि रखे हुए ऑडिटर अनविलिंग है काम करने के लिए। तो इन 3 सिचुएशंस में एसईसीपी ऑडिटर रखेगी। और चौथी बात क्या, चौथी बात ये कि अगर ऑडिटर किसी वजह से छोड़ दे, यानी अपॉइंटमेंट होने के बाद काम शुरू करने के बाद, उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। अनविलिंग टू एक्ट और कैजुअल वैकेंसी में फर्क क्या है? अनविलिंग टू एक्ट का मतलब होता है कि शुरू ही से मना कर दिया, यानी जैसे ही ऑडिट करने की बात आई उसने कहा यार सॉरी नहीं कर सकता मैं। ठीक है, और कैजुअल वैकेंसी का क्या है कि किसी वजह से ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, ऑडिटर को कोई मसले मसाइल थे, ऑडिटर नहीं करना चाह रहा था, यहाँ पे ऑडिटर को तंग किया जा रहा था, तो उस सिचुएशन में कैजुअल वैकेंसी पैदा होती है। या ऑडिटर की डेथ हो गई, या किसी वजह से ऑडिटर की कोई इनकेपेसिटी हो गई, या किसी वजह से ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया आईकैप की तरफ से, कोई भी ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से एक कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है ऑडिट की सीट पे, तो उस सीट को भरना जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल ना कर पाए तो एसईसीपी का रोल पैदा होगा, और एसईसीपी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये काम खुद ही से सरंजाम दे लेगी। एसईसीपी खुद अपने ओन मोशन पे भी ये काम कर सकती है, और एसईसीपी कंपनी की पेटिशन के ऊपर या कंपनी के मेंबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, पेटिशन के ऊपर भी ये काम कर सकती है कि जी कंपनी कहे एसईसीपी को कि यार हमसे नहीं हो रहा, आप प्लीज रख दे, या मेंबर्स कहें कि यार इन लोगों ने तो एसईसीपी अंकल, इन लोगों ने तो कब से ऑडिटर रखा ही नहीं है, क्या होगा हमारी कंपनी का। या
एसईसीपी को खुद से नजर आ जाए कि ये बदमाश लोग तो ऑडिटर के बगैर फिर रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में एसईसीपी ऑडिटर खुद से रख सकता है। अगर पहला ऑडिटर 90 दिन में ना रखा जाए, अगर दूसरा ऑडिटर एजीएम में ना रखा जाए, अगर कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर अंदर फिल ना हो, और अगर रखा जाने वाला ऑडिटर किसी वजह से ऑडिट करने में इंटरेस्टेड ना हो, तो इन 4 सिचुएशंस में एसईसीपी ऑडिटर को रख सकती है, और इस ऑडिटर की टर्म टिल नेक्स्ट एजीएम ही होगी। जी आमिश, सवाल पूछे। जी 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 जी, आपने बिल्कुल सही कहा आमिश कि हमने ये पढ़ा कि अगर किसी वजह से एजीएम में ऑडिटर नहीं रखा गया तो ईओजीएम बुला के भी ऑडिटर रखा जा सकता है। वो बात बिल्कुल सही है बेटे, लेकिन उन्होंने इजहार तो किया होगा ना अपनी इस उसका, यानी अपनी इस ख्वाहिश का या अपने इस इरादे का इजहार तो किया होगा ना कि यार ऐसा ऐसा हो गया था कि एजीएम किसी वजह से कंक्लूड नहीं हो पाई थी, तो अब हम कर रहे हैं, बस अभी कर रहे हैं, बुला रहे हैं मीटिंग, रख देंगे ऑडिटर, क्योंकि रखना तो जल्दी होता है ना बेटा। तो अगर तो उन्होंने इजहार नहीं किया तो फिर उस सिचुएशन में ये बात एससीसीपी तक जाएगी। मतलब एससीसीपी तक नहीं, नहीं इजाजत नहीं लेनी, इजाजत नहीं लेनी, लेकिन एससीसीपी देख लेगी ना यार कि इनके तो यही अंदाज नजर आ रहे हैं कि ये तो ना तो इन्होंने रखा है और ना ही रखने के इनके इरादे हैं, तो उस सिचुएशन में एससीसीपी आगे बढ़ के फैसला करेगी, अदरवाइज नहीं। नोटिस शोटिस दिया होगा तो जाहिर है एससीसीपी को तो पता होता है ना कि नोटिस शोटिस दिए हैं। ठीक है आमिश। ओके बेटे। अच्छा जी। सो अब मैं अगर जरा सा थोड़ा सा पीछे जाऊं तो मैंने एक ये देखिएगा, फर्स्ट ऑडिटर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, और कैजुअल वैकेंसी, और एसईसी, ये 4 तरीके हैं जिनसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी। फर्स्ट ऑडिटर्स 90 डेज। अब मैं आपको रट्टा लगाने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। इस तरह से करके स्केच बनाइए और ऐसे करके उंगलियों पे याद रखिए, फर्स्ट ऑडिटर 90 डेज, ठीक है। 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन रखना किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रखना है, ओके। आपके ऊपर एक बबल बन जाना चाहिए अभी ना, यूं ऐसे करके आपने सोचना है ऊपर, वो टॉम एंड जेरी में नहीं होता बबल बना होता है। फिर आपने कहा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अच्छा वो एजीएम में रखे जाएंगे, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड भी कर सकता है और मेंबर भी प्रपोज कर सकते हैं, और इतने दिन पहले होगा और इस तरह। फिर आपने कहा यार कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिल करनी है, और एससीसीपी जो है ना वो इन 4 मामलात में एक्टिवेट हो जाता है। क्या आपको रट्टा लगाने का तरीका समझ आया? ऐसे रट्टा लगेगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स की। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के अंदर क्या होता है, ऑडिटर्स को रिमूव करने का एक तरीका है, वो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसके अंदर आपकी 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगी। और 3/4 मेजोरिटी आप पेपर में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3/4 करके। बेटा पेपर के अंदर आपने शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, एब्रीविएशंस नहीं लिखनी, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी, और थ्रू वीडियो लिंक, और बाय पोस्टल बैलेट में इधर लिखना भूल गई, बाय पोस्टल बैलेट। और अब स्पेशल रेजोल्यूशन से ऑडिटर्स को रिमूव करने के बाद जब नए ऑडिटर रखे जाएंगे तो यहां पर आमिश एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एससीसीपी देखेगा कि आपने हटाया क्यों था ऑडिटर को। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने ऑडिटर को इसलिए हटाया था बिकॉज वो आपकी बातें मानने से इनकार कर रहा था और आप उसको सजा देना चाहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑडिटर जो है वो बहुत ज्यादा आपके कामों में कीड़े निकाल रहा था, तो आप जो है वो उससे नाराज होके आपने उसको कहा कि चल बेटा तू देख, अब तू हमारी पावर देख। तो इसलिए एससीसीपी को सारे मामलात बताने पड़ेंगे और नए ऑडिटर को रखने से पहले एससीसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। उमर का सवाल है कि मैम 3/4 ऑफ मेंबर्स लिख लें तो अच्छा नहीं है? नहीं उमर,
क्योंकि आपको बताना है कौन से वाले मेंबर्स अगर आप खाली लिख लेंगे तो उसका तो ये मतलब निकलेगा कि सारे मेंबर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी लॉ में तो रेजोल्यूशनों का उसूल ही यही है कि मेंबर्स आपके वही मेंबर्स कहलाएंगे जो कि मीटिंग में मौजूद है इन 4 तरीकों से, इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी, थ्रू वीडियो लिंक और बाय पोस्टल बैलेट। अभी जो घर बैठा है अगर हम उसके आने का इंतजार ही करते रहे तो ऐसे तो कोई रेजोल्यूशन ही पास नहीं हो सकेगी कंपनी की जिंदगी में। पब्लिक कंपनियों के तो 100 मेंबर्स भी होते हैं, तो क्या सबका उम्र इंतजार करते रहेंगे हम लोग? मेरे अपने घर में बचपन में कभी टीन एज में मेरे फादर इन लॉ ने जो है वो मेरी नंदे हैं और मेरे हस्बैंड, इनको कोई ओटीडीसीएल के थोड़े थोड़े कुछ शेयर्स ऐसे ही ना, जैसे बच्चों के नाम शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता वजह क्या थी, लेकिन ऐसे थोड़े थोड़े कोई ऐसे शेयर्स ना दिलवाए हुए थे। अभी हर साल एजीएम का नोटिस आता है, आज तक मैंने तो इस घर से किसी को नहीं जाते हुए देखा, 9 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा अच्छा ठीक है उमर। तो इस तरह से तो जाना बेटे मुश्किल होता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी ऑडिटर की रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा। मैंने पूरी की पूरी एक ही बात यहाँ पे लिख दी, डिसाइडेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मतलब ये कि जो अपॉइंट करेगा वही डिसाइड करेगा। फर्स्ट ऑडिटर की कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट की कौन डिसाइड करेगा? एजीएम। एजीएम के अंदर यानी मेंबर्स आपके बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर कैजुअल वैकेंसी है तो कैजुअल वैकेंसी को किसने फिल किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो वही डिसाइड करेगा। और चौथी सिचुएशन में एसईसीपी ने अगर अपॉइंट किया है तो एसईसीपी डिसाइड करेगा। ठीक है उमर, सॉरी उमर कह रही हूँ, आमिश बिल्कुल क्यों माइंड करूंगी, लिखो क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद जैसे ही ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता देंगे कि हमने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है, फलाना हमारा ऑडिटर है। और इस ऑडिटर का साथ में कॉन्सेंट भी भेजा जाएगा कि ना सिर्फ हमने इसको अपॉइंट किया है बल्कि ये हमारे पास ऑडिटर का काम करने के लिए राजी भी है। आमिश कह रहे हैं कि मैम रिमूवल के बाद एसईसीपी ऑडिटर को डायरेक्टली नहीं रख देगी। आमिश मेरा बच्चा देखो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ऐसी बात? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पहला ऑडिटर नहीं रखा तो एसईसीपी रखेगी, अगर बाद वाला नहीं रखा तो एसईसीपी रखेगी, कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं की तो एसईसीपी रखेगी, और अगर आने वाला ऑडिटर अनविलिंग है तो एसईसीपी रखेगी। यहाँ पर उमर रिमूवल का कोई जिक्र हुआ मेरा बच्चा? नहीं हुआ ना। तो रिमूवल के केस में कंपनी ने ही रखना होता है ऑडिटर, एसईसीपी नहीं रखती। एसईसीपी इन 4 केसेस में रखेगी, उसके अलावा किसी केस में नहीं रखेगी। अच्छा जी, ठीक है, हमारी रिम्यूनरेशन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं ऑडिट किसने करवाना है। इसको बेटा ऑडिट का थ्रेशहोल्ड भी कहते हैं। थ्रेशहोल्ड पता है ना आपको? बेंचमार्क, लेवल, लिमिट, ठीक है, बाउंड्री। तो कहते हैं कि ऑडिट का थ्रेशहोल्ड जो है वो क्या है कि आपकी, इधर गलती से कॉरपोरेशन लिख दिया है बेटा, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी। कहते हैं जी प्राइवेट कंपनी का अगर आपका जो है वो पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो तो उसको ऑडिट नहीं करवाना। प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल अगर 1 मिलियन से ज्यादा हो और 3 मिलियन से कम हो तो ऑडिट करवाना है, लेकिन किसी से भी करवा सकते हैं, सीए से भी करवा सकते हैं, आईसीएमए से भी करवा सकते हैं। फिर कहते हैं प्राइवेट कंपनी का कैपिटल अगर 3 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान हो, या प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो और उसका कैपिटल भले 10 रुपए ही क्यों ना हो। यानी प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है और उसका कैपिटल जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू वांट? आई एम हैविंग अ क्लास राइट नाउ। दर्द हो रहा है? अच्छा इट्स ओके आई विल कम। प्लीज गो टॉक टू बाबा बेटा, आई एम टेकिंग अ क्लास हियर। व्हाट? हाँ ठीक है, प्लीज उनको कह दे। ठीक है ना, ये इसकी सर्जरी जब से हुई है ना तो थोड़ी सी ऑब्वियसली आपको पता है कि वो अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन उसको रिक्वायर्ड है बेटी को मेरी। अच्छा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शी इज क्वाइट ऑल राइट, अल्लाह का बहुत करम है।
लेकिन वो एनेस्थीसिया का जो जाता है ना बेटे अंदर पाइप, वो उससे जो है जरा वो हो जाती है, आपके गले में भी खराश हो जाती है, और आपके नाक की भी सारी कैपिलरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा फट जाती हैं, तो वो फिर उससे ऑब्वियसली उसको बार बार ब्लीड हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज ऑल राइट। अच्छा जी, सो क्या हुआ, मैंने क्या कहा, मैं दोबारा से एक दफा बता देती हूँ बिकॉज ब्रेक आ गया बीच में। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन तक है, क्या मुझे कोई अप टू का मतलब बता सकता है? क्या 1 मिलियन की अमाउंट में मैंने जो कहा 1 मिलियन तक है, क्या उसके अंदर 1 मिलियन शामिल है? जी राजपूत साहब आपने बिल्कुल सही कहा, क्या इसमें 1 मिलियन शामिल है? क्या इसमें 1 मिलियन शामिल है? जी बिल्कुल, इसमें 1 मिलियन शामिल है। अप टू, अप टू का मतलब 1 मिलियन तक। यहाँ पे देखिए अगली बात, अगली बात में क्या लिखा है, ग्रेटर देन 1 मिलियन। इससे भी साबित हो गया ना कि ऊपर वाले में 1 मिलियन शामिल था, क्योंकि नीचे वाले में 1 मिलियन से ज्यादा की बात हो रही है। ग्रेटर देन 1 मिलियन एंड लेस देन 3 मिलियन। अब बताइए क्या इसमें 3 मिलियन शामिल है? इसमें 3 मिलियन शामिल नहीं है। और क्या इसमें 1 मिलियन शामिल है? 1 मिलियन भी शामिल नहीं है। तो जैसे कि राजपूत साहब ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा राजपूत साहब ने, ये एक्चुअली ये है। राजपूत साहब आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। सही है मेरा मैथ्स? थ्योरी के टीचर को अकाउंटिंग कहाँ ही आती होगी। हैं? सही बात है। कोई टीचर थ्योरी पढ़ाता हो ना, और उसके बाद वो कंप्यूटेशनल पढ़ाने लगे, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं यार वो तो थ्योरी के टीचर है यार, उनको क्या ही आता होगा है। हमने चने दे के पास किए FAR 1 FAR 2, और उसके बाद CFAP का जो FAR था उसकी तो बात ही मत करो, मत मार दी थी उसने तो। अच्छा जी, सो मजाक की बात थी। सो प्राइवेट कंपनी आपकी जिसका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा हो और 3 मिलियन से कम हो, यानी इन दोनों लिमिट्स में आ रहा हो, उसने ऑडिट तो करवाना है, लेकिन वो किसी से भी करवा सकते हैं, हम लोगों से भी करवा सकते हैं, और हमारे जो दूसरे भाई ICM है उनसे भी करवा सकते हैं। अच्छा, फिर आपकी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से 10 तक हो, जिसका मतलब क्या है, 3 मिलियन शामिल है या नहीं है? शामिल है। ठीक है बेटा, तो इसलिए इन बातों पे बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से गलतियां हो जाती हैं। सवाल आएगा, सवाल के अंदर आपने ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है, बिला वजह का 1 नंबर कटेगा। ठीक है, सो 3 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक इसमें शामिल है, या कोई सी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी। उसका कैपिटल 10 रुपए हो, 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 100 रुपए हो, या 1 लाख हो, या 10 लाख हो, अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, वो नहीं होते सियासतदानों के बेटे या बेटियां, भले वो अनक्वालिफाइड ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बाप की गद्दी संभालते हैं नहीं संभालते, है कि नहीं? मखदूम इब्ने मखदूम इब्ने मखदूम, राइट? ये मैं वो वाला मखदूम नहीं कह रही भाई, अगर कोई प्लीज मेरी बात को माइंड ना कीजिएगा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ सैयदों के घरानों की, वो बात नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है वो पॉलिटिशियंस में ऐसा होता है ना कि वो बाप पॉलिटिशियन होता है तो फिर बेटी या बेटा उसकी जगह लेते हैं, और फिर उसकी बेटी या बेटा उसकी जगह लेते हैं, है ना? और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है उस बेटी या बेटा की, कि वो फलाने का बच्चा है, दैट्स इट। मतलब मैं ऐसी सीपी से कहूँ कि अब्बा मेरे रिटायर हो गए, उनकी जगह मुझे रख ले, ये तो वही बात हो गई ना, है कि नहीं? जी जनाब। ठीक है, सो बेटा प्लीज उस बात को आप लोग, आई होप कोई भी माइंड ना कर रहा हो, और जितने लोग अगर कोई ऑनलाइन भी देखेंगे तो उनको भी कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ सैयदों के घरानों की, और मैंने वहां इशारा नहीं किया था, मैंने जो इशारा किया था वो किया था आपके सियासतदानों की तरफ। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। तो क्या हुआ कि जी, सियासतदान का बच्चा सियासतदान, तो बिल्कुल इसी तरह एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, भले प्राइवेट ही क्यों ना हो, वो क्योंकि एक पब्लिक कंपनी का खून है उसके अंदर, तो फिर उसके जो तमाम हकूक हैं और उसकी जो तमाम जिम्मेदारियां हैं वो पब्लिक कंपनी वाली ही हैं। तो कहते हैं
कि उसने भी ऑडिट तो कराना ही कराना है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम पे ऑडिट नहीं हो सकता। और पब्लिक कंपनी का तो कैपिटल जितना भी हो उसने हर सूरत ऑडिट कराना होता है और हर सूरत चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना होता है। और 10 मिलियन से ऊपर अगर आपका कैपिटल हो जाता है, बताइए इसमें 10 शामिल है कि नहीं? जल्दी 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 जल्दी। नहीं, इसके अंदर 10 शामिल नहीं है, क्योंकि 10 तो ऊपर आ गए थे। वेरी गुड बेटे जी, इनको भी ऑडिट कराना है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही कराना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? बेटा ये एक ही टेबल में आपको सारी बात बना के दे दी है, तो आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। राजपूत साहब, आपको याद है कंपनी लॉ का टेबल, जिसका टाइटल मैंने रखा था आखिर चीट शीट? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तूने टाइटल ही नहीं देखा था उमर? चल, काम की बात देख ली थी ना, ठीक है। अच्छा, अब ये वो स्लाइड है जहां से आपका सवाल आता है। ये वो स्लाइड है, यहां से सवाल आता है, ठीक है। सो बात कर लेते हैं इसके बारे में। कहते हैं कौन लोग ऑडिटर नहीं रह सकते? कहते हैं पिछले 3 सालों में अगर आप डायरेक्टर या ऑफिसर रहे हैं इस कंपनी के, तो आप इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते पिछले 3 सालों में। मुझे बताइए, अगर आप इस वक्त डायरेक्टर या ऑफिसर हैं तो आप ऑडिटर हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते। वैसे लिखा हुआ नहीं है यहाँ, मगर अकल अकल यही कहती है कि आप डेफिनेटली अगर पिछले 3 सालों में नहीं हो सकते थे, तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है ना, वो सवाल आया था कि ये जो बंदा है, ये बंदा डायरेक्टर था, ठीक है। और इस तरह से था कि ये आखिरी दफा इस कंपनी का जो डायरेक्टर रहा था। लेट सपोज, अभी मुझे सवाल मेरे सामने नहीं है, मैं खुद ही बना देती हूँ कि लेट सपोज ये आखिरी दफा इस कंपनी का डायरेक्टर रहा था 31 दिसंबर 2018 को। यानी ये इसका जो लास्ट डे था ये था, और ये इस दिन डायरेक्टरशिप से रिटायर हो गया था, ठीक है। तो अब अगर आप जो है वो ऑडिट प्लान कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2023 का, अब अगर आप ऑडिट प्लान कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 का, तो उसके अंदर सवाल ये था कि क्या ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है? क्या ख्याल है आपका? ठीक है। और अगर आप 2022 का प्लान कर रहे हैं, अब बताइए। और अब अगर 21 का कर रहे हैं तो बताइए। अब नहीं है। क्यों? क्योंकि 21 की जो शुरुआत है वो तो हो गई होगी ना साल के शुरू में, और साल के शुरू में 3 साल पूरे नहीं हुए थे, 2 साल हुए थे पूरे, सिर्फ और सिर्फ। तो 3 साल गुजरने जरूरी हैं, 3 साल के बाद वो ऑडिटर ऑडिटर हो सकता। एक दिन के बाद एलिजिबल हो जाएगा जी उमर, बिल्कुल। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? 3 साल वाली बच्चों ने इग्नोर कर दी थी ये। बच्चों ने सोचा कि यार इतना तो गुजरा, हाँ 3 साल गुजर गए हैं, बिकॉज वो 18 से लेके 21 3 साल तो गुजरे हुए नजर आ रहे हैं। बस उन्होंने वहीं पर ही कहा, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, हो गया एलिजिबल। समझ आ रही है मेरी बात आपको? 2019 का पूरा साल, 2020 का पूरा साल, अभी सिर्फ 2 साल गुजरे हैं, 21 का पूरा साल बाकी था अभी। तो 21 के ऑडिट के लिए ये एलिजिबल नहीं हो सकता, बिकॉज 21 के ऑडिट के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है वो तो 21 के शुरू में ही हो गई होगी। इंतजार थोड़ी करेंगे हम लोग कि ऑडिट से एक दिन पहले अपॉइंटमेंट करें। अगर ये जनवरी 2018 होता,
तो फिर भी नहीं वैलिड होता। अच्छा, इसके अंदर ना बेटे नंबर ऑफ डेज वाली बात एज इन है नहीं, तो शायद थोड़ी बहुत छूट मौजूद हो आमिश, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है, हो सकता है बाद में ऐसी सी भी डंडा लेके आ जाए। तो एहतियात का तकाजा यही है कि पूरे 365 डेज पूरे होने चाहिए, क्योंकि 3 साल का लफ्ज है ना, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी। ठीक है आमिश? आमिश, जी आमिश, क्या क्या सवाल है आपका आमिश? 1 जनवरी 2018 को रिटायर हो गया, ठीक है। हाँ जी ठीक है, हम 31 दिसंबर 2021 पे खड़े हैं। काउंट हमने जैन से करना है, ठीक है। आमिश माइक ऑन करूं बेटा? मुझे आई एम रियली सॉरी, आई फेल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अगर आप अभी माइक ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मुझे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दीजिएगा अगर अभी आप ऐसी जगह पे हैं जहां माइक ऑन नहीं कर सकते। मैम अभी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि 31 दिसंबर से जब हम काउंट कर रहे हैं तब तो इसका 31 दिसंबर 2021 तक हो रहा है पूरा। लेकिन अगर हम इसको जनवरी में ले जाते हैं तो फिर ये 31 तक नहीं पूरा हो रहा, 3 साल से ज्यादा लैप्स हो गया, एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन हम जनवरी में होंगे इसलिए वो नॉट वैलिड होगा फिर भी। आप जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ जनवरी 2018 में वो रिटायर हो गया 1 जनवरी को, हाँ, और आज हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2021 में। तो बेटा साल तो पूरा गुजर नहीं गया 2018 का? मैम लेकिन अगर आप कैलेंडर ईयर की एक बात कर रहा हूँ ना, ये कैलेंडर ईयर या फर्स्ट फाइनेंशियल। 1 जनवरी को वो रिटायर हो गया, तो 1 जनवरी से तो काउंट होना शुरू हो जाएगा, तो 2018 पूरे का पूरा हो गया। मैम अभी पहले हमने ये किया था कि हमने जब ऑडिटर रखना है हमने स्टार्ट में रखना है, तो उसको हमने जनवरी 1 से काउंट करना है। नहीं 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 नहीं, देखो जनवरी 1 से नहीं काउंट करना होता, वो तो एजीएम से काउंट होता है ना, लेकिन अभी हम आसानी के लिए इस वक्त ये वाली कैलकुलेशन ऐसे करके कर रहे हैं, वो काउंटिंग तो एजीएम से होती है। ठीक। आप समझ गए आमिश? यस मैम। अब तुम्हारा सवाल क्लियर हुआ? अच्छा एक बात सारे लोग याद रखिए, तुम्हें अगर 20 मिनट लग जाए और तुम्हारा सवाल का जवाब क्लियर ना हो तो पूछे जाना मुझसे, ये नहीं कि नहीं नहीं मैम नाराज हो जाएंगी। ठीक है आमिश, आप समझ आ गया? जी मैम समझ आ गया। ये तो हम सिर्फ आसानी के लिए ना, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कह रही हूँ। वैसे तो बेटा एजीएम से काउंट होता है ना, एजीएम टू एजीएम काउंट होता है, वो मैं सवाल कराऊंगी ना तुम्हें, वो जो इस वाली अटेम्प्ट का सवाल है। ओके जी जनाब, अच्छा जी। सो वापस आते हैं। अच्छा जी वापस आते हैं। सो हम क्या कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में अगर कोई आपका रह चुका है डायरेक्टर या ऑफिसर, तो अभी वो नहीं रह सकता ऑडिटर आपका। अच्छा, फिर कहते हैं कि अ पर्सन हु इज, अभी मैं सेकंड वाला छोड़ रही हूँ बिकॉज क्लास का टाइम हमारा थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ ये थर्ड वाला करा देती हूँ। हु इज स्पाउस ऑफ डायरेक्टर, अगर ऐसा है कि हमारी कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी, और एबीसी कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मिस हुमा, ठीक है, और मिस हुमा जो हैं वो इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, और मिस हुमा के जो हस्बैंड हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो एक ऑडिट फर्म XYZ के अंदर पार्टनर हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि फिर इस सिचुएशन में XYZ फर्म जो है वो एबीसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। हाँ जी उमर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये जो आपकी ऑडिट फर्म है XYZ कंपनी, ये आपकी ऑडिट फर्म एबीसी कंपनी का ऑडिट, उमर का मैं पढ़ रही थी सवाल, अच्छा सॉरी, उमर का सवाल पढ़ते हुए मैंने बात हो गई, मैं दोबारा से बता देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, कि ये जो आपकी ऑडिट फर्म है जिसका नाम है XYZ को, ये उस कंपनी एबीसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। क्यों?
क्यों केबीसी कंपनी के अंदर ऑडिटर की बेगम काम करती हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई? कंपनी की डायरेक्टर का हस्बैंड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, या कंपनी के डायरेक्टर की बेगम कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। वो खाली अपने हजरत का, अपने हस्बैंड का ऑडिट जरूर कर सकती हैं, उनका हिसाब किताब सारा ले सकती हैं। ठीक है, कहाँ पे पैसे लगा के आए, कहाँ पे खर्चा किया, सब बताओ, किधर गए थे। ठीक है, लेकिन वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती कि जिस कंपनी में जो है वो उनके हस्बैंड डायरेक्टर हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड जिधर काम करते हैं, वो वहां पे डायरेक्टर भी हैं एक कंपनी में, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ठीक है, प्राइवेट कंपनियां हैं, तो वो एक कंपनी में डायरेक्टर भी हैं। तो अगर मेरी अपनी कोई ऑडिट फर्म हो तो मैं वहां पर ऑडिट नहीं कर सकती जाकर। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके जी मेरे शहजादों और शहजादियों, इंशाल्लाह आप लोगों से अब मुलाकात होती है वेंसडे को। बीच में 2 दिन मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी, हालांकि आप लोगों को देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़े ही दिनों में बहुत प्यारी एसोसिएशन डेवलप हो गई है। अल्लाह ताला हमारा ये रिलेशनशिप बरकरार रखें। अल्लाह ताला जो है वो हमारी ये क्लास इसी तरह से जारी रहे। जी जी जी, आमिश पूछिए बेटे। आमिश के बच्चे, तू घर से निकलवाएगा, छुट्टी का दिन है आज। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। पूछो पूछो बेटे। ऊपर लिखा है अच्छा जी, आमिश ने सवाल पूछा है कि मैम रिम्यूनरेशन जो है वो डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे और शेयर होल्डर्स इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं या नहीं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। रिम्यूनरेशन जो है आपकी, वो मैंने अभी आपको पीछे बताया, अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो यहाँ पर लॉ में ऐसी कोई क्लॉज नहीं है कि जो ये कहती हो कि रिम्यूनरेशन डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे। रिम्यूनरेशन जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। अब अगर उनका नॉर्म ये है कि उनकी कंपनी में डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं तो ठीक है, वो कर देंगे, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी कोई नहीं। हाँ हाँ, तो फिक्सेशन ऑफ रिम्यूनरेशन ऑर्डिनरी बिजनेस है एजीएम का, लेकिन करनी उन्होंने है, शेयर होल्डर्स ने। अब वहां पर तो ये लिखा हुआ था ना कि डिविडेंड जो है वो प्रपोज करेंगे डायरेक्टर्स, और उसके बाद शेयर होल्डर्स जो हैं वो उससे कम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो ओके मेरा बच्चा, सी यू ऑल ऑन वेंसडे। इंशाल्लाह वेंसडे को हम जो है वो सवाल की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग टाइम में। एक तो हम करेंगे आपका जो हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 है उसका सवाल, और इंशाल्लाह एक सवाल इसका करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारी फैमिली माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। सारे बच्चे ऑन कैंपस, यानी लाइव क्लास नहीं लेते सारे बच्चे, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग्स भी ले रहे हैं, और उसके बाद उनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि वो रिकॉर्डिंग उन्होंने अटेंड कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्लैड। अल्लाह करे कि हमारा ये सफर इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ जारी रखे, भरोसे के साथ जारी रखे, और आपका भरोसा मेरे ऊपर और मेरा भरोसा आप लोगों के ऊपर जारी रहे इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज।